बजट 2024 जो कि मिडिल क्लास का खून चूसने वाला बजट है। अब ऐसा सिर्फ मैं नहीं कह रहा, ये टॉपिक पूरे देश में एक मुद्दा बना हुआ है। लोग सोशल मीडिया पे इस बजट को लेके काफी हाइप क्रिएट कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि ये बजट मिडिल क्लास का खून चूसने वाला बजट है और यहाँ तक कि स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टर्स जो कि मोदी गवर्नमेंट को सिर्फ इसलिए वोट देते हैं उन्हें मार्केट में प्रॉफिट होगा, उनका भी इस बजट में काफी अच्छे से काटा गया है। अब ये जो बजट को लेकर इतनी हाइप क्रिएट की जा रही है, क्या इसमें वाकई में कुछ खराबी है या फिर ये सिर्फ ऑपोजिशन का एक प्रोपेगेंडा है बीजेपी को क्रिटिसाइज करने के लिए? इंडियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने 23 जुलाई को 11 बजे पार्लियामेंट में बजट अनाउंस किया, बट इसमें ऐसा क्या था जिसपे इतने पोलराइजिंग ओपिनियन आने लगे? इस पे भी बात करेंगे आगे वीडियो में। तो आपको ये सुन के हैरानी होगी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बजट नाम की कोई चीज ही नहीं है। दरअसल हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 112 में मेंशन एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ही हम लोग बजट कहते हैं। वेल, समझते हैं कि आखिरकार ये बजट होता क्या है। एकदम इजी लैंग्वेज में बोले तो बजट गवर्नमेंट के टोटल एनुअल रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर का कंपाइल्ड डाटा होता है, यानी कि गवर्नमेंट की इनकम कहां से और कैसे आएगी और वो किन सेक्टर्स में और किस स्कीम्स के जरिए खर्च करेंगे, इसका पूरा रिकॉर्डेड डेटा होता है बजट। अब अगर गवर्नमेंट की इनकम की बात करें तो वो वेरियस सेगमेंट से आती है, जैसे 19% इनकम टैक्स से, 18% जीएसटी से और बाकी का इनकम वेरियस सोर्सेज से, जैसे कॉर्पोरेशन टैक्स हो गए, कस्टम ड्यूटीज हो गए और अल्टीमेटली इसी रेवेन्यू को गवर्नमेंट फिर अलग अलग सेक्टर्स में डिस्ट्रीब्यूट करती है, जैसे डिफेंस सेक्टर, एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड गवर्नमेंट की जो स्कीम्स एंड पॉलिसीज होती हैं। अब बात करते हैं बजट 2024 की, जिसका ओवरव्यू देखा जाए तो गवर्नमेंट ने डिफेंस सेक्टर को सबसे ज्यादा बजट अलॉट किया है और एजुकेशन एंड इवन अनएम्प्लॉयमेंट को भी स्पेशल अटेंशन मिली है। बट वहीं पर हर बजट की तरह इस बार भी हेल्थ केयर सेक्टर को पिछली बार से कम बजट मिला है। बात है मेन बात पर, पूरे बजट में जिस चीज को लेकर सबसे ज्यादा हाइप क्रिएट की गई है वो है टैक्स स्लैब फॉर मिडिल क्लास। अब देखो, पिछले साल से ही मिडिल क्लास चाहती थी कि ये जो 3 से 5 लाख वाला इनकम टैक्स स्लैब है उसे हटाया जाए और लोगों को इस बार लगा भी था कि सरकार इसे हटाएगी। अगर आप अपडेटेड टैक्स स्लैब को देखोगे तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। सिर्फ यहाँ पर इतना चेंज था कि अगर कोई 6 से 7 लाख के बीच कमा रहा है तो उनका टैक्स 5% से कम हो गया है और अगर कोई 9 से 10 लाख के बीच कमा रहा है तो उनका भी टैक्स 5% से कम हो गया है। 7 लाख से ज्यादा एनुअल इनकम रखने वालों का जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो 50,000 से बढ़ाकर 75,000 कर दिया गया है, यानी कि इसकी वजह से कुछ लोगों को साल का 17,500 तक का टैक्स बेनिफिट एक्स्ट्रा हो जाएगा। लेकिन आप एक बार खुद सोचो, 7 लाख से ज्यादा एनुअल इनकम रखने वाले इंडिया में कितने ही लोग होंगे? और सपोज अगर जो लोग 7 लाख से ज्यादा एनुअल इनकम रखते होंगे उन्हें सिर्फ साल का 17,500 का बेनिफिट मिलेगा, यानी कि महीने का सिर्फ 1,450 रुपए, जो कि उनके लिए कोई बड़ी अमाउंट होगी ही नहीं। सो ओवरऑल इस पूरे बजट एनालिसिस के बाद कई सारे एनालिस्ट का ऐसा कहना है कि गवर्नमेंट अब की बार ज्यादा से ज्यादा लोगों को टैक्स स्लैब में ऐड करना चाहती है ताकि इंडिया का टैक्स बेस बढ़े। सपोज अगर इंडिया में आज की डेट में 10 में से 2 लोग टैक्स भर रहे हैं तो गवर्नमेंट चाहती है कि 10 में से एटलीस्ट 6 लोग टैक्स भरे। और ऐसा करने का एक मेन रीजन ये है कि करेंटली अगर आप इंडिया में देखोगे तो सिर्फ 2.2% लोग ही टैक्स पे करते हैं और वहीं पर फ्रांस और जर्मनी जैसे छोटे देश को देखोगे तो यहाँ पर टैक्स पे करने वालों की परसेंटेज 61 से 78% तक है। बात करते हैं बजट 2024 के दूसरे सबसे बड़े क्रिटिसिज्म की, जो कि है मोर एंड मोर टैक्स ऑन स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स। जो लोग रिसेंट ईयर्स में स्टॉक मार्केट में काफी इन्वेस्टमेंट कर रहे थे उनके लिए भी गवर्नमेंट ने टैक्स पे करने के लिए काफी अच्छा इंतजाम किया है, क्योंकि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर पहले जहां 15% टैक्स लग रहा था अब उसे बढ़ाकर 20% कर दिया गया है। और गवर्नमेंट इसके पीछे रीजन ये दे रही है कि स्टॉक मार्केट में शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स रहने की वजह से मार्केट में वोलेटिलिटी काफी ज्यादा बढ़ जाती है और अगर टैक्स को बढ़ा देंगे तो लोग जल्दी जल्दी में मार्केट से अपना पैसा विड्रॉ नहीं करेंगे और मार्केट स्टेबल रहेगा। बट गवर्नमेंट ने यहाँ पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स का भी काटा है। यहाँ पर पहले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पर 10% टैक्स लगता था, अब उसे बढ़ाकर 12.5% कर दिया गया है। और इसीलिए जैसे ही हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने ये अनाउंस किया उसी वक्त मार्केट क्रैश होने लग गया। ये जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पर जो 12.5% का टैक्स लगा है ना वो प्रॉपर्टी गेन्स पर भी लागू होगा। और इतना ही नहीं, एक और मेजर डिसीजन जिसकी वजह से बहुत सारे सिटीजन्स गवर्नमेंट से नाराज हैं वो है रिमूवल ऑफ इंडेक्सेशन बेनिफिट इन रियल एस्टेट सेक्टर। अब ये इंडेक्सेशन को रियल एस्टेट से निकालना वाकई काफी क्रिटिसाइज करने वाला मूव होगा गवर्नमेंट के लिए। अब इसके क्या इंप्लीकेशंस होंगे अभी समझने की कोशिश करो आप। सपोज 2010 में आपने एक 30 लाख की प्रॉपर्टी खरीदी और आज यानी कि 2024 में उस प्रॉपर्टी की वैल्यू 50 लाख हो गई है, यानी कि आपको नेट प्रॉफिट हुआ है 20 लाख का। अब ये नया बजट आने से पहले ये होता था कि 2010 से लेकर 2024 तक की इन्फ्लेशन को भी कंसीडर किया जाता था, यानी कि 2010 के 30 लाख की वैल्यू 2024 के 30 लाख की वैल्यू से डिफरेंट होगी। सपोज उस 30 लाख की वैल्यू 2024 के 40
40 लाख की इक्वल है। तो पहले ये होता था कि आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू यानी 50 लाख से उस 40 लाख को माइनस करके सिर्फ 10 लाख पे टैक्स लगेगा, क्योंकि इन्फ्लेशन को भी कंसीडर किया जाता था इसमें। लेकिन इस 2024 के बजट में इन्फ्लेशन को कंसीडर ही नहीं किया जाएगा, यानी कि आपके 2010 के 30 लाख की वैल्यू 2024 में भी 30 लाख ही माना जाएगा और आपको 20 लाख पर टैक्स देना होगा। इन शॉर्ट, जैसे आपको पहले के केस में सिर्फ 10 लाख पर टैक्स देना पड़ता था, लेकिन अब आपको 20 लाख पर टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट के हिसाब से इंडिया में इन्फ्लेशन है ही नहीं। बात करते हैं कि कौन सी चीज महंगी हुई और कौन सी सस्ती। अब इस बजट में गवर्नमेंट ने कस्टम ड्यूटी यानी कि इंपोर्ट ड्यूटी को कई चीजों पर कम कर दिया है या फिर एकदम से हटा ही दिया है, और इसीलिए कॉपर एंड लेदर गुड्स, गोल्ड, सिल्वर एंड प्लैटिनम ज्वेलरी, मोबाइल एंड अदर एक्सेसरीज, कैंसर ट्रीटमेंट और उसकी दवा, सोलर सेट्स, एक्सरे इक्विपमेंट्स, इलेक्ट्रिक कार्स एंड लिथियम आयन बैटरीज, फिश एंड फिश प्रोडक्ट्स, 25 एसेंशियल मिनरल्स और ऐसी कई सारी चीजें सस्ती हो गई हैं। और वहीं पर हेल्थ सेक्टर में कम फंड एलोकेशन की वजह से हर साल 14% से मेडिकल इन्फ्लेशन बढ़ते जा रहा है। अगला सेगमेंट है जॉब सीकर्स का। अगर इंडियन इकोनॉमी को अपनी टोटल वर्क फोर्स को जॉब देना है तो उनको 2030 तक 7.85 मिलियन जॉब्स को क्रिएट करना होगा, और इसी टारगेट को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट ने इस बजट में कई सारी एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स इंट्रोड्यूस किए हैं। जैसे पहली स्कीम है हायर एजुकेशन के लिए 10 लाख का लोन दिया जाएगा। तो नॉर्मली पहले कैसा होता था कि बंदे को एजुकेशन लोन लेने के लिए कोई चीज कोलेटरल यानी कि गिरवी रखना पड़ता था, लेकिन इस नए बजट में गवर्नमेंट उन्हें बिना कोलेटरल के लोन देगी और रीपेमेंट पर गवर्नमेंट 3% का सबवेंशन भी देगी, यानी कि उस लोन का 3% गवर्नमेंट खुद ही रीपे कर देगी। दूसरी स्कीम है पावरिंग स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स। इसमें सरकार 50 लाख यूथ को इंटर्नशिप प्रोवाइड करेगी और उनको 5,000 रुपए का स्टाइपेंड भी देगी। इस स्कीम के तहत टॉप 500 इंडियन कंपनीज में इन बच्चों को इंटर्नशिप मिलेगा, और जो कंपनी स्टाइपेंड देगी सरकार उसके बदले में उन्हें ये बेनिफिट देगी कि वो उस स्टाइपेंड अमाउंट को एज ए CSR यानी कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्टिविटीज में इंक्लूड कर सकते हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट 2,10,000 फ्रेशर यूथ्स को 3 इंस्टॉलमेंट में 15,000 रुपए भी देंगी। बात करते हैं बिजनेस सेक्टर की कि बिजनेस सेक्टर को इस बजट में क्या मिला है और उनसे क्या छीना गया है। बेसिकली 2024 के बजट में गवर्नमेंट ने स्टार्टअप्स पर काफी फोकस किया है, जहां उन्होंने 2012 में जो एंजल टैक्स इंट्रोड्यूस किया था उसे एबॉलिश कर दिया गया है, यानी कि अब स्टार्टअप्स को उनकी फंडिंग राउंड इन्वेस्टमेंट पे कोई टैक्स नहीं देना होगा। चलिए इसको शार्क टैंक के एग्जांपल से समझते हैं। सपोज एक स्टार्टअप को अगर शार्क टैंक के किसी जज ने 1 करोड़ रुपए दिए एज ए इन्वेस्टमेंट, तो आज की बजट से पहले उस पर 30% का एंजल टैक्स लगता था, यानी कि बेसिकली उस स्टार्टअप को सिर्फ 70 लाख ही मिलते थे। लेकिन गवर्नमेंट की इस एंजल टैक्स को अबोलिश करने के बाद उस स्टार्टअप को अब पूरे 1 करोड़ मिलेंगे, जिससे बिजनेस इकोनॉमी और इकोसिस्टम तेजी से ग्रो होगा। इसके अलावा इस बजट में मुद्रा लोन्स जो MSMEs को मिलते थे उनकी लिमिट को भी बढ़ाकर 10 लाख से 20 लाख कर दिया गया है। इस बजट में फॉरेन कंपनीज पर भी लगने वाले कॉर्पोरेट टैक्स को 40% से घटाकर 35% कर दिया गया है, जिसके थ्रू गवर्नमेंट फॉरेन कंपनीज को भी इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए अट्रैक्ट कर रही है। सो फाइनली आते हैं इस बजट के सबसे कंट्रोवर्शियल पॉलिसी पे, जो कि है आंध्र प्रदेश और बिहार के लिए स्पेशल पैकेज। इस बजट में आंध्र प्रदेश को 15,000 करोड़ दिए गए हैं। अब इसके पीछे गवर्नमेंट रीजन ये दे रही है कि आंध्र प्रदेश तेलंगाना से जब अलग हुआ था तो उस समय आंध्र प्रदेश की कैपिटल सिटी हैदराबाद भी तेलंगाना के साथ चली गई, और इसीलिए ये पैसे उनके नए कैपिटल सिटी अमरावती को डेवलप करने के लिए खर्च किए जाएंगे। और अगर बिहार की बात करें तो 26 करोड़ दिए गए हैं, जो कि एक्सप्रेसवेज, मेडिकल कॉलेज, स्पोर्ट्स इंफ्रा और नालंदा के डेवलपमेंट में खर्च होंगे। अब इंडिया में इस स्पेशल पैकेज को लेकर 2 वजह बताई जा रही है। पहली जो सबसे पॉपुलर वजह बताई जा रही है वो है कि बीजेपी ने अपनी गवर्नमेंट को बचाने के लिए इन स्टेट्स को स्पेशल पैकेजेस दिए हैं, और दूसरी वजह जो गवर्नमेंट कह रही है, इन दोनों स्टेट्स ने यूनियन गवर्नमेंट के सामने 2 ऑप्शंस रखे थे। पहले या तो इनको स्पेशल पैकेज दिया जाए या फिर स्पेशल स्टेटस। गवर्नमेंट का कहना है कि अगर हम इन स्टेट्स को स्पेशल स्टेटस दे देते तो हर साल इन स्टेट्स को ज्यादा पैसे देने पड़ते, इसलिए हमने इन्हें स्पेशल पैकेज दिए, जो कि एक 1 टाइम पेमेंट था। अब मेरे ओपिनियन से अगर बीजेपी के पास लिटरली ये 2 ऑप्शन ही थे तो बीजेपी का ये 1 टाइम पेमेंट वाला डिसीजन ज्यादा बेटर है इन स्टेट्स को स्पेशल स्टेटस देने से। लेकिन दोस्तों हो सकता है कि मामला कुछ और हो, बिकॉज पॉलिटिक्स में आपके पीठ पीछे कुछ और होता है लेकिन आपको दिखाया कुछ और जाता है। मतलब आपकी क्या ओपिनियन है इस चीज को लेकर, इसको कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों हम लोग एक तरफ ये कह रहे हैं कि टैक्स बढ़ रहा है, लेकिन दूसरी तरफ हम ही लोग फ्री बस राइट्स, कास्ट रिजर्वेशन एंड लाडली बहना जैसे इनिशिएटिव्स को इंडिया के डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर और एजुकेशन के ऊपर चूज करते हैं। अब जाहिर सी बात है गवर्नमेंट अपने घर से इन चीजों के लिए पैसा लाएगी नहीं, वो टैक्स ही बढ़ाएगी और आपके जेब से ही पैसा लेगी। लेकिन इन सब चीजों में सिर्फ फंसता है तो वो है मिडिल क्लास, बिकॉज गवर्नमेंट गरीबों को खुश करने में लगी रहती है, क्योंकि सबसे ज्यादा वोट इन्हीं से मिलेगी। और गवर्नमेंट को अमीरों को भी खुश करना पड़ता है, क्योंकि इन्हीं के डेवलपमेंट के बेसिस पे ये वोट मांगते हैं। लेकिन इन सब चीजों के बीच अगर कोई पीसा जाता है तो वो है सिर्फ मिडिल क्लास। वेल दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर कंटेंट एंड शेयर दिस वीडियो। एंड हाँ, डोंट फॉरगेट टू टेल योर ओपिनियन अबाउट दिस बजट इन कमेंट सेक्शन। एंड थैंक यू फॉर योर प्रीशियस टाइम।